अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ हम लोग जी पढ़ रहे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2010 का कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, वो पढ़ रहे हैं। कल हमने थोड़ा बेसिक आइडिया लिया उसका कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उसको। हमने कहा कि यार अगर पैसा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी करके वहाँ से आपने अर्न किया, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, क्रिमिनल वे में हासिल करदा पैसा है, लेकिन आप उसको इस तरह से शो करते हो कि जैसे आपने किसी लीगल वे से अर्न किया। मिसाल के तौर पे कोई ड्रग सेल करके पैसा कमाया है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके किया है, कोई सुपारी ली थी किसी को अगवा करने की, कत्ल करने की, ठीक है, किसी गाड़ी चोरी की हुई है, घर पे कब्ज़ा किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट उनसे जो पैसा आ रहा है आप उसको इस तरह से शो करते हो कानून को, या करने की कोशिश करते हो कि इट लुक्स लाइक कि आपने किसी लीगल एक्टिविटी से वो चीज़ अर्न किया, कि भाई मैंने तो बिज़नेस करके कमाया था। ठीक है, आप कोई बिज़नेस अपना खड़ा कर लेते हो जिसमें थोड़ा थोड़ा आप पैसा वहाँ से शो करते रहते हो कि मैं इधर से अर्न कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। मनी को लॉन्डर करना, साफ करना। अब फिर कानून इसके ऊपर बनाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गलत चीज़ है ना कि जो लोग मुजरिम हैं वो इस तरह से कानून की आंखों में मट्टी डाल के और उसको मतलब वाइट मनी कर लेते हैं। इसको हम वाइट मनी करना भी कहते हैं, ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है भाई कानून बनाने का? वो गरीबों गरीब सिर्फ बनने हैं, और तो अभी भी बनने सिर्फ गरीबों के लिए, ठीक है, लेकिन बस थ्योरेटिकली देख लेते हैं इसको। आज इनके आगे ज़रा आज वो बात करने लगा है आपकी, उसने बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कल हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं सबसे पहले इनके ऊपर लगा था कि भाई आप ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकें और आपके पास जो पैसे आते हैं आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। अब तो खैर पाकिस्तान में तो ये लॉज दूसरे भी डिफरेंट लॉज हैं कि आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट करनी है आपने रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को, ताकि वो एक्शन लें अगर आपको बैंक को लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अब वो प्रैक्टिकली कितना को हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग बहस है। हम तो बात कर रहे हैं भाई कि लॉ क्या कहता है, कानून तो मौजूद है। तो पाकिस्तान का असल में मसला ये है, बल्कि जितने भी जिन मुल्कों का बेड़ा गर्क हुआ है ना दुनिया में, उनका मसला क्या होता है कि कानून की हुक्मरानी नहीं होती। माइट इज़ राइट, ठीक है। इधर भी आपको पता है कि एक ही वो क्या उससे कहें, वो सब मुकद्दस गाय है एक इदारा है, उससे लगता है कि हम कानून से ऊपर हैं। हम तो अल्लाह ने हमें डायरेक्ट जैसे कोई ऑर्डर कर दिया है भाई तुम लोगों ने इधर हुक्मरानी करनी है। उनके लिए किसी तरह का कानून नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे को भी बचाना होता तो ऐसे करके सीधी कॉल जाती है, और जज बेचारे की क्या हिम्मत है। तो इसलिए प्रैक्टिकली तो कुछ और चीज़ें चल रही हैं। प्रैक्टिकली तो अल्लाह माफ़ करे, बड़ी ही बुरी सूरत हाल चल रही है। अल्लाह करे कि कभी बेहतरी आ जाए। लेकिन हम बात करेंगे कानूनी तौर पे। असल में इस तरह की जब भी मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ या पढ़ाने लगता हूँ या डिस्कस करता हूँ, मैं तो बड़ा इमोशनल सा हो जाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि बड़ा सोचा है पाकिस्तान के लिए कि यार चीज़ें बेहतर हों, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जाने की मिलती हैं। बट एक वो दिल में नहीं यार इधर रुकना है, यार मुल्क के लिए सर्व करना, मुल्क के लिए सर्व करना है। ये देखे जो बंदा मुल्क से प्यार करता होता है ना, वो ये नहीं देखता कि मुल्क उसको वापस क्या दे रहा है। ये बात बड़ी अहम है। जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इतना गंदा सिस्टम हो गया है, इतना बुरा सिस्टम हो गया है कि लोग ये बात भूल जाते हैं। उनको मुल्क से कोई प्यार ही नहीं है मोस्टली पब्लिक, और शायद वो कहते नहीं हम हक पे भी हैं, हम राइट पे भी हैं कि यार क्या दिया है इन्होंने, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है यार मुल्क अलग चीज़ है और इसको चलाने वाले अलग हैं। हम मुल्क तो यार हमारा फंसा हुआ है ना इनके पास, तो हमारा तो काम बनता है कि उसको छुड़वाएं। बट वही है कि तो इसलिए मेरे ख्याल में तो बस ये होता है कि थोड़ा सा ना फिर मैं
सेंटी हो जाता हूँ इन चीज़ों को ऐसे देख के कि यार क्या ये सोचा क्या हुआ था और क्या हो रहा है। अच्छा खैर जी, आ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पे। अब आपको पता है कि जी कोई भी चीज़ है, हर कानून ने अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन दी हो सकती है। मिसाल तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक डेफिनेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के मुताबिक भी होगी, ज़ाहिर है बैंक की डेफिनेशन। उन्होंने कहा यार इधर उधर वाली छोड़ो, ये वाली बस समझो। अब वो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग वाला कानून पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी जगह पे वर्ड आएगा तो आपने ये वाले उसके मतलब लेने हैं। और ये बात समझ, मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा ही ना इस चीज़ का कि जो वो रेलेवेंट लॉ बता रहा होता है, हमने उस लॉ के अंदर रहते हुए उस उन डेफिनेशंस को उसी के मुताबिक ही चलना होता है, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ जाती है भाई, ये मुफ्त के मार्क्स आते हैं, यकीन करें। ये डेफिनेशन आएगी आपको एम 5-6 नंबर की डेफिनेशन आएगी सीधी सीधी, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब बात ये है कि मैंने शायद आपको बताया था ये जो चैप्टर्स है ना 16, 17, 18, इसमें बहुत सी बातें याद करने वाली हैं। ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी कॉन्सेप्ट्स भी इसके क्लियर हो, लॉजिक आपको पता हो बात का, बट इन दी एंड अगेन वो बात है कि ये प्योर लॉज है, ठीक है ये। और इसमें से थ्योरेटिकल सब वो आता है, सीधा सीधा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है। केस सिनेरियोज बहुत रेयर सीन है कि इनमें से कोई आए, ठीक है, बहुत ही रेयर है, आ सकता है शायद बट इट इज़ वेरी रेयर। तो सीधा सीधा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, वो आपको याद होने चाहिए। और अभी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी ये जो आपके 16, 17, 18 चैप्टर 1 है, इनमें से आई बिलीव को 20-25 मार्क्स का आया है, ठीक है। तो भाई ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बात आ रही समझ। और ये आसान है अगर आप इनको पढ़ लें। ऑब्वियसली इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो मैं तो अवेलेबल हूँ, आप मेरे से पूछें, 10 बार पूछें, 50 बार पूछें, बट यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है। आ जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। वो कहते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनी पर्सन। अच्छा, पर्सन से मुराद ना नेचुरल और लीगल दोनों हो सकते हैं, इसके ऊपर लिख रहे हैं नेचुरल और लीगल। नेचुरल आपको पता है कि जो इंसान है वो, और लीगल पर्सन आपके कौन है, जो कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल में इंसान भी आते हैं, फर्म भी आते हैं, क्योंकि फर्म भी असल में तो कलेक्टिवली इंसान ही है ना सारे के सारे, मतलब 5 बंदे पार्टनर्स ही हैं। क्योंकि हमने कहा था कि फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं होती, सेपरेट उसकी पहचान नहीं होती, तो वो पार्टनर्स ही फर्म कहला रहे होते हैं। तो इसका मतलब इंडिविजुअल या पार्टनर्स, एओपी वाले, पार्टनरशिप वाले, और लिमिटेड कंपनीज भी, वो भी आपकी इसमें आती है। तो पर्सन में भाई कोई भी आ सकता है। कैरिंग ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वो कहता है कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सी भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर रीपेबल फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक वहाँ पर पैसा जमा करवाती है डिपॉजिट्स के तौर पे। डिपॉजिट यही होता है यार अभी रख लो बाद में ले लेंगे, जैसे बैंक्स वगैरह में होता है। फिलहाल आप इसकी एग्जांपल के लिए बैंक को ही ज़्यादा जहन में रखें तो वो आ जाएगा आपके माइंड में। डिपॉजिट्स आप करवाते हैं, या रीपेबल फंड, रीपेबल भी यही मतलब है। वो कहता है कि चाहे डिपॉजिट के नाम पे या किसी और नाम पे, लेकिन वो रीपेबल अगर हैं पब्लिक को, तो ये वो काम करते हैं। या वो लैंडिंग का काम करते हैं, व्हाट्सोएवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लैंडिंग, किसी भी तरह की वो करते हैं। फाइनेंशियल लीजिंग करते हैं। लीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है कि लीज में क्या होता है, जो लेसर होता है, जो ओनर होता है, वो आपको राइट टू यूज़ एसेट देता है, यार इसको इस्तेमाल कर लो, अभी आप इसके मालिक नहीं बने, ठीक है। एक फॉर अ सर्टन पीरियड आपको वो दे देता है चीज़, तो आप उसके मालिक नहीं बनते, बल्कि आप सिर्फ उसको यूज़ करने का राइट रखते हो। तो वो कहता है कि लीजिंग, आपको पता है बैंक्स वगैरह लीजिंग का काम भी करते हैं, लेकिन बैंक्स के अलावा भी कुछ लोग हैं, कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ लीजिंग करती हैं। जैसे एक बड़ी मशहूर कंपनी है ओरिक्स लीजिंग, ठीक है, वो सिर्फ लीजिंग करती है, वो बाकी काम तो नहीं करती है जो डिपॉजिट्स वाला। तो वो जो कंपनी है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर डेफिनेशन में कहा कि इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी अगर करते हो, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक एक्टिविटी भी अगर कोई इंसान या कोई इदारा, कोई कंपनी, कोई बिजनेस कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके जी। अच्छा, थर्ड आगे मनी और वैल्यू ट्रांसफर। वो कहते हैं पैसे ट्रांसफर वगैरह करते हैं। अच्छा, वैल्यू ट्रांसफर क्या है? वैल्यू ट्रांसफर से मुराद भी देखें, एक पैसों का तो पता लग गया ना कि जो एक्टिविटी परफॉर्म, जैसे जैज़ कैश वगैरह है, इजी पैसा, ये वो आपको पता है मनी ट्रांसफ़र होती है इसके थ्रू, ठीक है। ये मनी एक्सचेंज डीलर्स वगैरह होते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, और नीचे भी वैसे आ जाएंगे अलग से। अच्छा, वैल्यू से मुराद भी बेसिकली यही है कि ऐसा वो आप उसमें समझ लें कि कोई पॉइंट्स हैं जो जिनकी बेस पर पैसे मिलते हैं, ये आप कह सकते हैं लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह होते हैं, रॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो भी वो आया था उसके अंदर, सही है। मतलब है कि ना सिर्फ पैसा, बल्कि पैसे के अलावा भी अगर किसी भी चीज़ से कोई वैल्यू मिल रही है ना, कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, ठीक है, वो भी अगर ट्रांसफ़र की जा रही है तो भी यही कहलाएगी।
अच्छा, अब इसमें ना बेसिकली पेपर में तो सिंपल सा आना है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं आपसे इसके पूछने के लिए मनी रिसीव क्या है, वैल्यू रिसीव क्या है या लीजिंग क्या है, ये नहीं पूछना। उन्होंने सिंपल कहना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बता रहे हैं, या इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या कोई इनमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एमसीक्यू भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पर यही सिंपल सा आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको साथ साथ थोड़ा बताता रहूँ इसका। नेक्स्ट आ गया इशूइंग एंड मैनेजिंग मीन्स ऑफ पेमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, चेक्स, ट्रैवलर्स चेक्स, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसके अलावा कहता है कि अगर आप मीन्स ऑफ पेमेंट्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब है कि कोई ट्रांसफ़र वगैरह है, क्रॉस चेक है, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मतलब बेसिकली बैंक्स वगैरह भी आगे इसके अंदर, मनी ऑर्डर्स। किसी दौर में ना ये होता रहा कि ये जो पोस्ट ऑफिस हैं, डाक खाना जिसे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में ये होता रहा कि आप मनी ऑर्डर्स भी अब भी शायद हैं, लेकिन आई डोंट थिंक के वो इतना अब इस्तेमाल होते हैं। चेक आ गया ना, तो बहुत पुराने दौर में मनी ऑर्डर्स के थ्रू, क्योंकि डाक खाना हर इलाके में होता था। आपने वो देखा होगा, लेटर बॉक्स लगे होते थे रेड कलर के, उसके अंदर आप लेटर डाल सकते थे। वो उसकी जो पहुंच थी ना, वो हर इलाके तक थी, सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल वो था। बैंक्स उस वक्त इतने नहीं होते थे, बैंक्स तो अभी भी सिटीज़ के अंदर होते हैं ना, आमतौर पे गांव लेवल पे नहीं होते। जबकि आपका जो है पोस्ट ऑफिस से देवर एट विलेज लेवल, सही है, वो विलेज लेवल के ऊपर भी थे, तो इसलिए उसके थ्रू भी पैसे भिजवाए जा सकते थे, मनी ऑर्डर बन जाता था। मिसाल तौर मैं इधर के पोस्ट ऑफिस में गया हूँ, लाहौर वाले किसी, मैंने कहा यार 50,000 रुपये भेजना है, 50,000 नहीं भेजेंगे उस वक्त, वो एक मनी ऑर्डर लिखकर एक मतलब ऑर्डर भेज देंगे रेलिवेंट पोस्ट ऑफिस को कि यार ये एक बंदा आएगा, वही पेबल टू ऑर्डर वगैरह, ये एक बंदा आएगा, उसको आपने इतने पैसे दे देने हैं, ठीक है। तो वो पैसा भी सेफ हो जाता है, रिस्क नहीं होता था कि जाते हुए गुम हो जाएगा, और आप इस तरह से कर लेते थे। पोस्ट ऑफिस वाले इसको चार्जेस ले लेते थे मनी ऑर्डर के, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था। वो कहता है अगर वो भी कर रहे हैं तो वो भी इस मद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा कि फाइनेंशियल गारंटीज एंड कमिटमेंट्स दी जा रही हैं। अगर कोई इदारा गारंटी देता है किसी के बिहाफ पे, फाइनेंशियल गारंटी देता है पैसों की, कि यार अगर ये बंदे पैसे नहीं पे करेंगे मैं पे करूंगा, ठीक है, तो ये भी है। आमतौर पे बैंक्स दे रहे होते हैं। एलसी आपने शायद सुना हो, लेटर ऑफ क्रेडिट, आई बिलीव इकोनॉमिक्स में सुनना तो चाहिए। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम होता है, तो आप इंपोर्ट जब कर रहे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जब आप इंपोर्ट कुछ कर रहे हैं, इंपोर्ट आप बाहर से किसी बंदे से कर रहे हैं, वो बंदा आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, आपको डर है मैंने पैसे भेज देना, इसने चीज़ें नहीं भेजनी, उसको डर है मैंने चीज़ें भेज देनी है, इसने पैसे नहीं देने, ठीक है। ये मसला एक ट्रस्ट का ऑब्वियसली डेफिसिट है वहाँ पर। फिर होता क्या है कि इधर का बैंक और उधर उसके मुल्क का बैंक, वो आपस में डील करते हैं, मतलब ऐसा जो कोई प्रॉपर डील नहीं चल रही होती, ये समझाने की हद तक है। वैसे उनकी ज़ाहिर बैंक से कनेक्शन होते हैं। आप अपने बैंक के पास जाते हो, यार मैंने फ़लाँ बंदे से चीज़ें मंगवानी है, बट मुझे फियर है कि शायद वो चीज़ें ही ना भेजे, मैं पैसे भेज बैठूँ, लेकिन वो कह रहा है पहले पैसे भेजोगे तो फिर मैं चीज़ें भेजूंगा, तो क्या करें। बैंक ने कहा सर टेंशन ना लें, पैसा आप रखवाएं हमारे पास, ठीक है। हम खुद उनके साथ एक एलसी आपकी खोल देते हैं। एलसी से मुराद क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट खोल देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि भाई आप हमें पैसा दे दें अपना, ठीक है, हम उनको पैसा तभी ट्रांसफ़र करेंगे जब वो बंदे आपको उधर से बिल ऑफ लैंडिंग आपको मिल जाएगा, मतलब चीज़ें आपकी तरफ निकल आएंगी, ठीक है, आपको मिल जाएंगी चीज़ें, तो फिर आपका पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें आपका रिस्क नहीं है, रिस्क ले रहा होता है बैंक, ये वाला बैंक और उधर वाला बैंक। बैंक्स के आपस में ताल्लुक होते हैं, ठीक है, तो वो उनका भी एज सच रिस्क नहीं होता, उनका बिजनेस होता है, वो उसके आपको पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बाहर वाले बंदे को पैसा मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह की भी कोई अरेंजमेंट चल रही है या कोई फाइनेंशियल गारंटी चल रही है, बैंक्स अक्सर गारंटियाँ भी देते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये खैर मुख्तलिफ इदारों में होता है कि आपने अगर कोई लाइसेंस लेना है, लेट से इसकी एक बात कर लेते हैं, लाइसेंस लेना तो भाई बैंक से गारंटी लेकर आएँ कि इतने लाख रुपए की, तो अब आप वो बैंक के साथ डील करते हैं, बैंक ज़ाहिर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है, चार्जेस लेता है। गारंटी का मतलब यही ना कि यार अगर ये बंदा वो करेगा, नॉन कंप्लाइंस करेगा, तो हम आपको ये पैसे पे करेंगे इसके, ठीक है। तो वो जाहिर है उसके बदले में रिस्क अगर ले रहे हैं तो उनको रिटर्न भी कुछ चाहिए। तो इस तरह का अगर सिनेरियो चल रहा है तो वो कहता है ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कहलाएगा। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि यार देखो, जैसे पोस्ट ऑफिस की हमने बात की, पोस्ट ऑफिस का असल काम मनी ऑर्डर इशू करना थोड़ी है, असल काम तो उसका वो है ना, लेटर्स वगैरह मतलब वो डिस्पैच करना और लेना, असल काम तो वो है उसका। तो हम अब पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस भी कहेंगे, बट फॉर दैट पर्पस, मतलब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के लिए टू दैट एक्सटेंट ओनली, मनी ऑर्डर के एक्सटेंट तक हम उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलेंगे। बात आ रही है समझ? मतलब है कि भाई इदारा असल में कोई और चीज़ है, बट
सिर्फ एक दो एक्टिविटी जो इनमें से कोई अगर वो कर रहा है तो उसकी वजह से सिर्फ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। ये नहीं कि पूरे पोस्ट ऑफिस कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप समझना लग जाएंगे, इसके ऊपर पूरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट लग जाएगा, ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि अगर वो एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी की हद तक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आइए बात समझ। अच्छा, फिर आगे उसने कहा ट्रेडिंग, इनके अलावा जो ये कोई 10-12 चीज़ें उनमें ट्रेड करते हैं। मिसाल तौर पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको शायद अभी पढ़ा तो नहीं होगा आपने, फॉरवर्ड वगैरह होते हैं। फॉरवर्ड क्या होते हैं कि यार आज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं आपको इस रेट के ऊपर पैसे दूंगा, चाहे डॉलर का रेट कोई भी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं कहूँ कि 278 लेट से 280 का डॉलर चल रहा है, मैंने 2 महीने बाद किसी बंदे को पेमेंट कर देंगे, लेकिन मुझे डर है कि यार कहीं डॉलर ऊपर नीचे ना चला जाए, मुझे ज़्यादा पैसे ना देने पड़ जाए। अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने $1000 किसी को देना है, आज के रेट के मुताबिक मुझे देना पड़ेगा तकरीबन 2,80,000 लेट से, ठीक है। अगर यही वाले पैसे मैं 2 महीने बाद देता हूँ और उस वक्त डॉलर पहुँच गया 300 के ऊपर, तो मुझे 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, 20,000 का नुकसान है। तो मैं फिर किसी के साथ डील करता हूँ, बैंक वगैरह के साथ ही आमतौर पे, कि भाई आप ना मुझे फॉरवर्ड सेल कर दें। फॉरवर्ड से मुराद क्या है कि आप एक रेट फिक्स कर लें, बीच में कोई वो जाहिर है कोई सेटिंग होके कोई लेट से 290 का हो गया। अब मुझे रिस्क ये है कि यार बेशक मैं 10 रुपये आज से तो ज़्यादा पे कर रहा हूँ, बट मुझे अब रिस्क किसी तरह का नहीं है। कल चाहे डॉलर 300 का हो, 350 का हो, 400 का हो, आई डोंट केयर, मैंने सिर्फ वो 290 रुपये ही पे करने, मैंने लॉक कर लिया हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड। आप लोग पढ़ेंगे भी इसको, पता नहीं अब इसमें है एमएफए वगैरह में, आई डोंट थिंक उसमें है, वैसे फाइनल में जाके तो देखेंगे आप बीएफटी में, ठीक है जी। तो ये भाई थोड़ा सा आपका वो कहता है अगर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कोई डील कर रहा है या फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, या आपने एक तो बैंक्स भी करते हैं डील, आप बैंक में जाके डॉलर्स वगैरह को, यूरोस को, पाउंड को कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू पीकेआर। इसके अलावा ये आपने वेस्टर्न यूनियन वाले देखे होंगे, ठीक है, मनी एक्सचेंज डीलर, वो बैठे होते हैं, उनके पास आप कैश लेकर जाएं डॉलर्स वगैरह, तो वो आपको बदले में पीकेआर कैश देते हैं, या आप पीकेआर लेकर जाएं वो आपको कोई डॉलर, यूरोज, रियाल, दरब वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी, वो कहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मेरे लिए। देन एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट एंड इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो डील करते हैं। एक्सचेंज, इसको भी फ़िलहाल इस हद तक समझ लें कि कई एक आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, ना भी समझ आए तो खैर है, अभी इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, डेफिनेशन याद रखना रेलेवेंट है। अच्छा, जैसे आपको शायद आइडिया हो कि एक होता है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट और एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा मिलता है, ऑब्वियसली उनकी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ही होता है, उनकी भी कॉन्सेंट है, बैंक की भी कॉन्सेंट है, ज़बरदस्ती थोड़ी होता है। लेकिन इस तरह कुछ लोगों को वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता है। वेरिएबल क्या होता है कि काइबोर का जो रेट है ना, काइबोर आपने टर्म सुनी होगी, कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। आप आसान अल्फाज में समझ लें कि जो पॉलिसी रेट स्टेट बैंक की तरफ से चल रहा होता है, इस वक्त कितना है, 19.5% है, ये आपको पता होना चाहिए वैसे, बीइंग अ सीए स्टूडेंट। अभी परसों ही कम हुआ है 100 बेसिस पॉइंट, मतलब कि 1% कम किया है, अभी भी खैर 19.5 कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा, अब ये तो वो रेट है जो इंटर बैंक रेट है, बट इसके ऊपर फिर बैंक और आपके रिस्क के हिसाब से चार्ज करता है, जिसको हम रिस्क स्प्रेड भी बोलते हैं या प्रीमियम भी बोलते हैं। कोई 5% ले रहा है, कोई 7%, जैसा मुँह वैसे स्प्रेड। अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनको तो वो आपसे 10% भी ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है यार नहीं बंदा वापस कर देगा तो 3%, 4% वगैरह। खैर ये वेरिएबल होता है, क्योंकि काइबोर को कंट्रोल करना बैंक के हाथ में नहीं है, वो स्टेट बैंक ने अपना उधर से जो है अनाउंस करना होता है, ठीक है। तो ये एक सारा सिलसिला है। बाकी फिक्स्ड रेट है कि भाई आपने 18% ही देना है, चाहे वो काइबोर कुछ भी हो, आपने 18 ही देना है। अब क्या होता है कि कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें फिक्स रेट नहीं, हमें वेरिएबल रेट चाहिए। वो फिर बैंक को कहते हैं कोई ऐसा बंदा ढूंढ के दो जो वेरिएबल रेट के ऊपर चल रहा हो आपके साथ। कोई वेरिएबल वाला भी कह रहा होता है बैंक को कि यार आप हमें कोई ऐसा बंदा ढूंढ दो जो फिक्स पे चल रहा हो, हमें फिक्स वाला चाहिए, तो वो आपस में स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक है कि भाई मैं बैंक को तो फिक्स पे करूंगा लेकिन आप मुझे वेरिएबल दे देना। वेरिएबल वाला कहता है मैं बैंक को तो वेरिएबल पे करूंगा बट आप मुझे फिक्स दे देना, ठीक है। तो अभी इतनी नहीं भी समझ आई तो खैर है, बट ये उसी की बात सारी हो रही है कि अगर वो इसमें कोई डील करता है, मतलब बैंक्स वगैरह ऑब्वियसली डील करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़, अगर कोई सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है जो कि ट्रांसफरेबल्स हैं, सिक्योरिटीज़ की आपने डेफिनेशन जो पढ़ी थी, बल्कि आपने तो नहीं अभी इधर पढ़ी हुई,
अच्छा, सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या आते हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं या डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं। दो तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, एक आपकी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं और एक डेट सिक्योरिटी मतलब कि डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपने सुना होगा, दोनों ट्रांसफरेबल चीज़ें हैं ना। शेयर्स भी आप इजीली स्टॉक मार्केट पे सेल कर सकते हो, डिबेंचर्स भी आप इजीली सेल कर सकते हो। डिबेंचर आपके नाम का नहीं होता, डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपको एक मतलब कि राइट दिया जाता है कि आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल भी वापस ले सकते हैं, तो आप इजीली भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो नॉन ट्रांसफरेबल या नॉन निगोशिएबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहने लगे ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बस वो तीन ही है, प्रोमिसरी नोट, बिल और चेक, ठीक है। तो कहता है कि अगर ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़ में कोई डील कर रहा है तो वो भी वही ब्रोकर वगैरह जिस तरह होते हैं। फिर कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, कमोडिटी आपको पता है गुड्स को कहते हैं, चीज़ों को कहते हैं। ये भी थोड़ा समझ लें, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें PMEX बेसिकली, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। मर्केंटाइल चीज़ों को मर्चेंडाइज से निकला है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहाँ पर क्या होता है, शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। इस तरह एक है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, वहाँ पर गुड्स जो हैं उनकी फ्यूचर के रेट्स की खरीदो फरोख्त होती है। मतलब असल में गुड्स नहीं बिक रही होती, उनका रेट बिक रहा होता है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर भी क्या होता है कि लेट से आज फॉर एग्जांपल हम कहें कि गोल्ड का रेट, अच्छा ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे आज गोल्ड का रेट है जी लेट से 2.5 लाख रुपए है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, 2.5 लाख है। अब आपने किसी बंदे के साथ उधर, ये भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, वैसे पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं, बहुत ही लिमिटेड हद तक है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, लेकिन खैर कॉन्सेप्ट ये है। अब अगर आप किसी बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि यार 2 महीने बाद आपने मुझे 10 तोले गोल्ड देना है, ठीक है, आपने गोल्ड का उसके साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आज की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आज भाई उसकी वैल्यू क्या थी, 2.5 लाख रुपए था। आप उसे कहते हैं यार आपको मैं आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 महीने बाद आपने मुझे देना है। आज की डेट पे 2.5 लाख रुपए का गोल्ड लेट से पर तोला, 2 महीने बाद वो गोल्ड हो जाता है 3 लाख रुपए का पर तोला। मिसाल दे रहा हूँ, इतना ज़रा फर्क होता तो नहीं, 3 लाख पर तोला। अब एक तरीका क्या है कि आप उससे गोल्ड परचेज करें, सही है, आपने परचेज किस रेट पे करना है, 2.5 लाख रुपए की रेट पे, क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और फिर खरीद कर आप मार्केट में बेच देंगे जो कि बिक जाएगा 3 लाख का। ऐसे ही है ना, बात आ रही समझ नहीं। आपने आज की डेट पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 2 महीने बाद तुमसे 2.5 लाख रुपए का गोल्ड खरीदूंगा, 2 माह आ गए, 2 माह बाद असल में उस वक्त मार्केट वैल्यू गोल्ड की 3 लाख, मतलब है कि मार्केट में वो बेचना चाहे तो 3 लाख का बिक सकता है। बट क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो आपको दे रहा है भाई 2.5 लाख का, आपने वो 2.5 लाख का लिया, मार्केट में कितने का बेच दिया, 3 लाख का, आपको 50,000 पर तोला फ़ायदा हो गया। एक तो ये तरीका था, ये था असल में अगर गुड्स आपको मिलती। लेकिन वो कहते हैं कि यार जब इन दी एंड आपने बेचना ही है तो क्यों ना सिर्फ फ़र्क ले लो आप ऊपर वाला। 2.5 लाख का वादा किया था आपने देने का, 3 लाख का हो गया, 50,000 रुपया यार ये लो बस। वो बंदा जो सेलर है वो गोल्ड नहीं आपको देता है, वो क्या करता है, वो आपको सिंपल उसके पैसे दे देता है। बात आ रही है समझ या नहीं, क्योंकि देखो इन दी एंड मिलने आपको पैसे ही थे, आपने वो फिर जाके बेच के उधर से कमाना ही था ना। तो वो कहते हैं यार इसको छोड़ो, सिंपल आप पैसे ही लो। इसको कहते हैं कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग। असल में चीज़ें नहीं बिक रही, बल्कि चीज़ों के जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर रेट लग रहे हैं। सट्टा भी इसको कह सकते हैं, स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं आप। स्पेकुलेशन बेसिकली होती है, जुआ ही होता है ये, ठीक है। मतलब इस्लामिक टर्म्स में खैर इसको ही बोला जाता है। ये तो बड़ा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है प्रमोट, अलग बात है। तो भाई ये एक सिस्टम है, इसको कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग है। अब ये जो इंटरनेशनल जिनकी चीज़ों की प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है, जैसे ऑयल है उसके ऊपर होता है, गोल्ड के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की आइटम्स जो हैं इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा चलता है, और लोग दुनिया में तो खैर बड़ा करते हैं, पाकिस्तान में कम ही है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग। वो कहते हैं कि अगर तो भाई उसमें डील कोई कर रहा है तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इस तरह है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गई। अच्छा, देन वो कहते हैं पार्टिसिपेशन इन शेयर्स इशू एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू सच इशू। शेयर्स इशू करने में अगर किसी ने किसी भी तरह पार्टिसिपेट किया है, मतलब है कि बैंक है उसके अंदर पैसे आने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर शेयर्स इशूएंस से मुराद बड़े लेवल की IPO की बात हो रही होती है। आपने किसी दौर में उसमें पढ़ा होगा I2B के अंदर, IPO से मुराद क्या था कि जब भी कंपनी ज़िंदगी में पहली बार नए वाले शेयर्स इशू करेगी ना, न्यू वाले, आज नए वाले इशू किए 6 महीने बाद फिर नए वाले कर सकती है, फिर 8 महीने बाद नए वाले कर सकती है। नए इशू से मुराद क्या है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, आपस में शेयर होल्डर नहीं बेच खरीद रहे। शेयर होल्डर जितनी बार मर्जी बेची खरीदी जाए, कंपनी को उसका क्या फ़ायदा, कोई भी नहीं, ठीक है। कंपनी को फ़ायदा कब है, जब कंपनी बेचती है तो उसको पैसे आते हैं, ठीक है।
तो आईपीओ उसका मतलब यहाँ पे आईपीओ से मुराद ही हो रहा है। आईपीओ जब आपने करनी होती है ना, असल में आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पूरी जनता को करनी होती है। वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, आपको कोई बैंक अपने साथ मिलाना पड़ता है जिसके अंदर लोग पैसे जमा करवाएंगे। आपके पास कोई अंडर राइटर होना चाहिए। अंडर राइटर से मुराद है एक बंदा जो वादा करता है, जो एक कमिटमेंट देता है कंपनी को कि भाई अगर आपके शेयर्स ना लोगों ने खरीदे तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन ऑब्वियसली वो कम रेट के ऊपर खरीदेगा उसको, ठीक है। वो ये कहता है कि यार अगर ना खरीदे तो मैं खरीदूंगा। तो इस तरह के आपको डिफरेंट अंडर राइटर्स भी चाहिए होते हैं, इस तरह एडवाइजर्स भी चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, बिजनेस एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स वगैरह। एक बहुत बड़ा एक पैनल होता है, फिर जाके आप आईपीओ वगैरह करते हो, मतलब कि एक बड़ी चीज़ होती है, अरबों रुपए आपने असल में रेस करने होते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि शेयर्स इशुएंस के अंदर जो जो बंदा भी इन्वॉल्व था ना, पार्टिसिपेशन जिसने भी किया, वो सारे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भाई मेरी नज़र में, ओके। देन वो कहता रही कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो आपको आइडिया होगा, डाइवर्सिटी को, वैरायटी को कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपके डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रही है। मतलब आप उनके पास पैसा रखवा रहे हो, अगर इतना पैसा मेरा टेक्सटाइल कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना, ये वाला पैसा मेरा लेट्स से कुछ सीमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, ये पैसा मेरा किसी ऑयल की कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। तो डिफरेंट पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट की सर्विसेज वो दे रहे हैं, ये हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स के नाम से शायद कोई वर्ड सुना हो। म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक म्यूचुअल फंड मिज़ान बैंक के बड़े चलते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं कि जी लोग उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, वो फिर आगे डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को बता भी देते हैं कि भाई हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया। देखो पोर्टफोलियो का फ़ायदा भी होता है, मिसाल तौर पर टेक्सटाइल वाली कंपनी है, वो नीचे जा रही है, आपको नुकसान हो रहा है। सीमेंट वाली लेकिन ऊपर जा रही होगी, ज़ाहिर है अब इतने बुरे हालात तो नहीं ना। अब वहाँ पर आपने लॉजिक अपना इस्तेमाल करना होता है कि आपने डाइवर्सीफाई करना होता है, ऐसे इंडस्ट्रीज में जाना होता है जो आपके नज़दीक ग्रो भी कर रही हैं, बट वो इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड भी नहीं है। ये ना हो कि टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, एक मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया टेक्सटाइल में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और दूसरा वो आपने कॉटन वाली के अंदर कर दिया जो कॉटन की ट्रेडिंग करती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। हो सकता है कि कॉटन वाली नीचे जाए, जिसकी वजह से मतलब कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह से वो कंपनी नीचे जा रही है, आपके शेयर्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, और साथ ही उसी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग वाली भी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। इस तरह नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन में पोर्टफोलियो आपने बनाना होता है, एक प्रॉपर डिफरेंट नीश ढूंढते हैं, डिफरेंट चीज़ें ढूंढते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फोकस यही होता है कि बेहतर तरह की कंपनी जिनका स्कोप बेहतर हो थोड़ा, ठीक है। तो ये खैर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कहा वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देन उसने कहा सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। दूसरे लोगों के बिहाफ पर कैश या इस तरह की लिक्विड सिक्योरिटी से मुराद क्या है, जो कैश में फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको अपने पास रखना, ठीक है। जैसे कि आपने किसी दौर में डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल पढ़ा होगा, ठीक है। एक तो उसका तरीका ये होता है कि बैंक के पास चले जाओ, यार मैंने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, 2 महीने बाद 1 लाख रुपए, आप ऐसे करो यार मुझे 90,000 दे दो, वो बंदा आपको 2 महीने बाद 1 लाख दे देगा। अब दुनिया में ये होता है कि इसको रिकवरी सर्विसेज भी बोला जाता है। स्पेशल बंदे होते हैं सही कुटने वाले, ठीक है, वो जाके पैसे निकलवाते हैं। तो वो अगर आपको कोई बंदा नहीं पैसे दे रहा तो आप उसके पास गए, मैं मतलब कि वैसे ज़रा इस तरह बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इधर लीगल वे में ही हम बात करेंगे। आप कंपनी के पास गए, हमने कहा कि यार 1 लाख रुपए लेना है किससे, वो नहीं दे रहा, उसने कहना है यार ये 50,000 रुपये पकड़, मैं खुद ही कर लूँगा, वो खुद ही जाके उससे कर लेते हैं। कहता है कि अगर आप इस तरह की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों के लिक्विड एसेट्स सेफ कीप कर रहे हैं या बचा रहे हैं, रख रहे हैं, ये भी बैंक्स के अंदर आपको पता है कि लॉकर्स भी होते हैं, उसके अंदर भी लोग रखवा देते हैं। तो बैंक तो ऑलरेडी भी आ चुका है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इस मद में भी आ जाता है, ठीक है जी। देन इन्वेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग और मैनेजिंग फंड्स और मनी बिहाफ ऑफ अदर, ये भी सिंपल है। इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस वाले भी आ गए। मनी एंड करेंसी चेंजिंग भी आ गई। एंड कैरिंग आउट बिजनेस एज इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी के तौर पर बिजनेस करना। इंटरमीडियरी क्या है भाई, मिडल मैन, किसी की चीज़ है उससे खरीद के किसी और को दे रही है, आप बीच में हैं, तू कौन मैं खाम खा, ठीक है। तो खैर ये पाकिस्तान में तो इंटरमीडियरी बेइंतहाई है ना, मतलब कि इतने ज़्यादा बन जाते हैं, वो चीज़ की वैल्यू असल में 100 की होती है, और बढ़ बढ़ के ज़ाहिर है हर इंटरमीडिएट ने बीच में अपना फ़ायदा रखना, वो करते करते वो 400-500 की चीज़ पहुंच जाती है फजूल में। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनको खुद से बिज़नेस करना उनको लगता है बहुत ही मुश्किल है। तो अगर वो कभी करते भी हैं ना, तो वो कहते हैं यार ये इस तरह सस्ता सा काम करो, ठीक है, ब्रोकर बन जाते हैं। तो ये शेयर्स की भी जो ट्रेडिंग शेडिंग होती है वो इंटरमीडिएट होते हैं ना, ब्रोकर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपका माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। भाई रिपीट हो रही हैं नहीं हो रही, ये आपका फ़िलहाल मैटर नहीं है, आपने इसको याद कर लेना। इसमें जितनी भी याद रहेगी आपने पेपर में लिख देनी है, बस दैट्स इट।
आगे बात समझ, नीचे उसने लिखा नोटिस दैट द डेफिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू बैंक्स ओनली, सिर्फ बैंक नहीं शामिल बल्कि बट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस एंटिटीज इन्वॉल्व इन दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बल्कि वो कहता है इसके अलावा भी तो देखो ना डिफरेंट तरह की हैं, वो लोग भी तो आएंगे। एग्जाम्पल देखें, जैज़ कैश, जैज़ कैश में आपको पता मनी और वैल्यू ट्रांसफ़र होती है, इजी पैसा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, ये भी वो कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हैं। ठीक है जी। अब आगे आ जाएंगे ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफेंस से मुराद क्या है कि जुर्म, जुर्म कब समझा जाएगा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आ जाए ज़रा, ये चीज़ें अब याद रखने वाली हैं। दोबारा कहता है कि भाई ये कोई 5-6 किस्म के चीज़ें जिनको मैं जुर्म कंसिडर करता हूँ, जिनको मैं ऑफेंस कंसिडर करता हूँ अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। कौन सी भाई चीज़ें हैं? पहले नंबर पे एक्विजिशन, एक्वायर कर लेना, ख़रीद लेना, सही है। कन्वर्जन, कन्वर्जन से मुराद क्या है कि अपने नाम पे कन्वर्ट कर लेना या चीज़ की शक्ल ही बदल देना, कन्वर्ट कर दी। और पोजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी, पोजेशन भी कब्जे में ले लेना, उसने तीनों चीज़ें कवर कर दी। कहता ये ना हो कि मैं किसी घर पे पहुंचूं, वो कब्जे का घर हो और बंदा कहे मैंने कौन सा एक्वायर किया, मैंने तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई। तो वो कहता है कि नहीं भाई, तूने बेशक एक्वायर नहीं किया, उधर से तो तू बच गया है, इधर तो भाई तूने पोजेशन तो ली हुई ना, कब्जा तो किया हुआ ना तूने जगह के ऊपर इलीगल। ठीक है, बात आ रही समझ, लेकिन तू शो ऐसे कर रहा है कि जैसे तेरी अपनी जगह है, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इसलिए उसने भाई 3 तरह के पहली जो है वो आगे की एक्विजिशन, कन्वर्जन और पोजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब क्रिमिनल प्रॉपर्टी का तो हमें आइडिया हो गया है ना कि जो आपने कोई क्रिमिनल एक्ट करके, क्रिमिनल एक्टिविटी करके आपने अर्न की है या ली है वो चीज़, मतलब आपके पास वो मौजूद है, आपको पता है कि दैट्स फ्रॉम अ क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, चाहे आपने खुद वो क्रिमिनल एक्टिविटी की है या किसी और ने की है, लेकिन आपको पता है कि यार ये क्रिमिनल एक्टिविटी की प्रोसीजर्स हैं, उसका हासिल है, उसका रिज़ल्ट है, ये उसकी आउटपुट है, और आप वो लेके बैठे हुए हैं चीज़, तो भाई आप भी वो ज़ाहिर है उसमें शरीक हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, possesses, uses और transfers property having और having reason to believe, उसको मतलब कि पता था, knowing और having reason to believe, या ऐसे मतलब कि सूरत हाल थी कि उसको पता लग सकता था that such property is proceeds of crime, the person shall be guilty of offense of money laundering। ठीक है, देखें उसने कहा कि अगर कोई बंदा कोई क्रिमिनल प्रॉपर्टी वाली कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको पता था, देखो अगर तो उसको पता ही नहीं है तो फिर तो एक और बात है ना। मिसाल के तौर पे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला पढ़ रहे हैं, वो भी क्रिमिनल प्रॉपर्टी है भाई, कि आपको एक ज़मीन से चीज़ मिली, आपकी है ही नहीं, आपने कन्वर्ट कर लिया अपने नाम पे किसी बंदे ने, तो वो उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग लग सकती है, सिंपल, वो भी चोरी उसने किया है। ठीक है, लेकिन अगला बंदा जो होल्डर इन ड्यू कोर्स था उसको तो पता ही नहीं था कि ये भाई चोरीशुदा है। अगर उसको भी पता होता तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में होता, हालांकि उसने खुद नहीं चुराया था, लेकिन उसे पता था कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं। बात आ रही है समझ। तो भाई अगर किसी ने घर पे कब्जा किया हुआ है और आप उससे ख़रीदते हो, वैसे वो घर 5 करोड़ का था, आपको उसने कहा यार ये ले 1.5 करोड़ रुपये में तो रख ले, और आप उस सार बता भी दिया कब्जे वाला है, देख लें फिर, ठीक है, और आपने उससे ख़रीद लिया है, ठीक है, तो भाई आप वो भी मुजरिम है, ठीक है, और आप भी क्या हो, मुजरिम हो। बात आई समझ। तो ये है सर पहला पॉइंट कि आप किसी क्रिमिनल प्रॉपर्टी को जानते बूझते हुए एक्वायर करते हो या कन्वर्ट करते हो अपने नाम पे, पोजेस करते हो, ट्रांसफ़र करते हो उसका टाइटल, तो ये सारा कुछ क्या है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी। एग्जांपल देखें, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल रिसीव्ड ब्राइब्स फॉर ऑफिशियल वर्क एंड बॉट अ हाउस यूजिंग द प्रोसीड। ये तो पता ही FPR वाले, FPR तो खैर अब क्या है, इस इलेक्शन में जितने इतने पैसे चले हैं और आपको पता है किनको गए हैं, वो तो सबसे ऊपर है। उनका तो पहले कोई नाम नहीं लेता था, नाम तो खैर फ़िलहाल भी लेने पे पाबंदी है। तो मतलब कि आप रिश्वत लेके और आपने कोई घर ख़रीदा है, तो भाई उसको पता था ना कि मेरे रिश्वत के पैसे हैं, वो घर खरीद रहा है, ठीक है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहा है। सही है, लोगों को मतलब है कि वो छुपा रहा है पैसा, कि भाई उधर से आया था और घर एक शो कर रहा है, मेरे पास तो घर है, प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर रहा है। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कंसीलमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी। दूसरा एक जुर्म भी है। पहला तो ये था कि भाई आपने एक्वायर, ट्रांसफ़र वगैरह कर ली क्रिमिनल प्रॉपर्टी। अब दूसरा है कि आप छुपा रहे हो, आपके पास है क्रिमिनल प्रॉपर्टी, आप बता नहीं रहे। ठीक है, ये क्या है, होता सबके पास है, बताता कोई नहीं।
इफ़ अ पर्सन कंसील्स और डिस्गाइसेस द ट्रू नेचर, वो कहता है या छुपाता है या उसकी असल नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप वगैरह ही चेंज करके रख देता है, शक्ल ही चेंज। आप भी छोटे छोटे मनी लॉन्ड्रर होंगे छोटे होते हुए, मैं तो खैर इतना सा था कि जब वो बहुत छोटे होते थे 7-8 साल के, तो घर में कई बार बॉल आया नहीं, तो हम बड़े तंग होते थे यार, क्या बार बार उनको बॉल दें। तो फिर एक बार माइंड में आया यार क्यों ना इसकी टेप चेंज कर दी जाए। ठीक है, तो अगर वो बॉल आई है ऊपर होती है ना, वो टेनिस बॉल होती थी, ब्लैक टेप या रेड या वाइट टेप की होती थी, तो अगर ब्लैक की हो तो हमने भाई फ़ौरन फटाफट उसके ऊपर रेड कर देनी। ठीक है, कि कन्वर्जन होगी ना, उसकी ट्रू नेचर डिस्गाइज कर दी है, ये देखेंगे उसकी शक्ल ही बदल दी है आपने, या वो किस तरह बचाने। उन्होंने आके ना यार बॉल गिरी थी, हमने कहा कौन सी बॉल, उन्होंने कहा यार, हमने कहा ये हमारे पास रेड वाली है। ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ एक मनी लॉन्ड्रिंग ही थी। ठीक है, मैं आज कन्फेशन कर रहा हूँ उसकी। अच्छा भाई, तो बात यह है कि अगर आप कंसील करते हो, छुपाते हो, आपके पास कोई रिश्वत के पैसे हैं, चोरी के पैसे हैं, डकैती डाली हुई है उसके पैसे हैं, कोई किडनैप किया उसके पैसे हैं, कत्ल के पैसे मिले हुए हैं, मतलब वॉट एवर जो भी है, ड्रग्स आप सेल करते हैं, जो भी गुनाह हो सकते हैं। ठीक है, आप उसमें से किसी के पैसे हैं, आप उसको कंसील करते हैं, पैसे हैं या प्रॉपर्टी है कोई। ठीक है, मिसाल तौर पे आपने किसी, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, आपने किसी बंदे को कोई फेवर दिया, उसने आगे से आपको मर्सिडीज़ बेंज ला के दे दी कि भाई ये गाड़ी है आपकी, आप वो गाड़ी छुपा रहे हैं, या गाड़ी का आप नंबर प्लेट उसकी चेंज कर देते हो, या इस तरह के सीन लोग करते हैं ना कि गाड़ी चोरी की है, ठीक है, और बाद में उसका सारा कुछ चेंज करके रख देते हैं। इवन चेसिस नंबर जो उसकी बेसिकली एक पहचान है मेन, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंजन आपका चेंज कर देते हैं, इंजन नंबर चेंज हो जाता है, और पूरे का पूरा बल्कि इंजन ही रिप्लेस कर देते हैं, किसी और का किसी और में लगा देते हैं। अब ये आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो इनके पास ये जो आती हैं गाड़ियाँ वगैरह उधर से, एक तो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं ना, गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों में अलाउ भी की हुई हैं टूरिज़म के लिए कि चलो खैर है, लेकिन कुछ अब ये स्मगल भी करते हैं। ठीक है, बाहर से आती हैं बॉर्डर से, और उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको असेंबल करते हैं वहाँ पे, मतलब वो गाड़ी सेम ही है, मतलब ओरिजिनल प्राडो है, लेकिन वो डिफरेंट प्राडोज के होंगे ना, कोई किसी का कोई किसी का, ताकि वो पहचानी ना जा सके, तो भाई उसको जाके आप असेंबल भी वहाँ पे करते हो। तो खैर इस तरह की अगर कोई भी चीज़ की जा रही है जो कि आपको पता है कि दैट्स एन इलीगल एक्ट, ठीक है, और आप उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहे हो इस तरह का कि कोई पहचान ही ना पाए, तो भाई फिर भी आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहे हो। अ बैंकर नोइंग दैट द ट्रांजेक्शन इन अ क्लाइंट्स अकाउंट प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, बैंक को पता रहा कि पैसा पापड़ी वाले के अकाउंट में, जो मकसूद चपरासी के अकाउंट में आ रहा है ना 50-50 करोड़ रुपया, ये है तो क्राइम का, लेकिन कंसील्ड इट फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो नहीं बताता आपने। अब तो खैर उन्हीं के लोगों की घूमते हैं, वही पीछे खड़े हैं, तो वो टेंशन कोई नहीं है। अदरवाइज़ आप 4-5 साल पीछे ज़रा जाएं, ओमनी ग्रुप का स्कैंडल ज़रा देखें, ये जरदारी साहब का जो स्कैंडल था, मनी लॉन्ड्रिंग का ही था ना सारा स्कैंडल, कि पैसा इतने अकाउंट से हो के मूव कर 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 करके जा रहा है, और इसमें ओमनी ग्रुप है वो इन्वॉल्व था, ओमनी बैंक इन्वॉल्व था, सिंध बैंक इन्वॉल्व था इसके अंदर। ठीक है, उनके थ्रू फेक अकाउंट्स बनाए गए, क्या बैंक्स को नहीं पता? मैंने उस दिन भी आपको कहा था, एक वो डिस्कस हम चीज़ कर रहे थे कि बैंक के अंदर अगर उनको बताया हुआ है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपने रिपोर्ट करनी है, मेरे अकाउंट में अगर 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया इकट्ठा आ जाएगा ना, बैंक कॉल कर देता है कि भाईजान ये पैसा कहाँ से आया, फलां फलां इस तरह की चीज़ें। यही पैसा उनके अकाउंट्स में करोड़ों में गया है और किसी को पता ही नहीं चला जब तक कि केस नहीं खुला। तो ये किसको मजाक किसके साथ कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, भाई पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, कुछ भी ना हुआ क्या, कौन उनको पकड़ सकता है? ठीक है, गॉड फादर्स हैं ऑब्वियसली, सिसिलियन माफिया, तो उनको कौन पकड़ सकता है? बट यही है। तो वो कह रहे हैं कि यार देखो गरीब आदमी, अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारे साथ तो मैं ये करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पोजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, किसी और की क्रिमिनल प्रॉपर्टी आपके बाहर रखवा गया। कोई आपका दोस्त था, ठग था वो, ठीक है, उसने कोई फ्रॉड किया किसी के साथ, फ्रॉड भी आपको तो 420 क्राइम ही है, आपका दफ़ा 420 लगती है। अच्छा, अब उसने भाई किसी के साथ फ्रॉड किया है, और फ्रॉड के बदले में उसको जो पैसा मिला वो आपके पास रखवा गया, यार ये तू रख ले, वो शायद बंदा पुलिस लेकर मेरे घर ना आ जाए तो उसके बाद निकल आए। अब आप उसके बिहाफ पर क्या कर रहे हो, अपने पोजेशन में आपकी ये चीज़ें, तो भाई आपको पता था अगर तो फिर आप भी क्या है जो उसका शरीक जुर्म ठहरे फिर आप। ठीक है,
तो वो आपको भी सज़ा इसकी मिलेगी, आपने भी ऑफेंस किया है अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। ठीक है, इस तरह कोई और भी एग्जांपल आप जितनी मर्जी ले लें। कोई गाड़ी चोरी की थी, आपके पास रख दी गई, ठीक है, कोई आप कहें कि किसी को बेचारे को अगवा करके लाया, आपके पास रखवा दिया, ठीक है, तो इस तरह की कोई भी मामला है। If a person participates in, associates, conspires to commit, attempts to commit, aids, abets, facilitates or counsels the commission, बेसिकली उसने हर तरह की बात कर दी। उसने कहा कोई अगर बंदा खुद पार्टिसिपेट करता है, खुद करता है, या किसी की हेल्प करता है, एसोसिएट होता है किसी भी तरह, या कॉन्स्पायर करता है टू कमिट, या मतलब कि वो प्लान में शामिल होता है, साजिश में, साजिश थी या मुदाखलत थी, ठीक है, उसमें शामिल होता है, या अटैम्प्ट टू कमिट मतलब करने की कोशिश करता है, एड करता है, फैसिलिटेट करता है, बेट्स वगैरह, ये सारा कुछ कहता है। अगर किसी भी तरह आप असिस्ट कर रहे हो किसी और बंदे को कि वो आपकी जो है यही ऊपर वाले जो एक्ट्स हैं, ऊपर वाले एक्ट्स कौन से थे कि एक्वायर करे चीज़ को, पोजेस करे, कन्वर्ट करे या कंसील करे, और सब में आप अगर उसकी हेल्प कर रहे हो तो भाईजान आप भी क्या हो, मुजरिम हैं। ठीक है, एन एम्प्लॉय होल्ड्स 10 मिलियन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। मकसूद चपड़ासी साहब अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर बैठे, इतना पैसा लेकर बैठे हुए थे, इलीगल पैसा जो कि टैक्स इवेजन का था और पता नहीं कौन कौन से 2 नंबर कामों का होगा। तो भाई वो बंदा भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या है, मुजरिम है। ठीक है, ओके, उन्होंने बंदा ही फड़का था, कहते ना ढोला हो सी ना रोला हो सी, सही है, ढोला ही फड़का दिया। अच्छा, आगे आ रहे हैं पार्टिसिपेशन मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो खैर हो गया, हाँ सही है। आगे एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, अब ये ऊपर वाले समझ लें कि 1 2 3 4 आपके ऑफेंसेस हैं, 4 जुर्म हैं। अब वो आगे बात करेगा यार कौन साबित करेगा, किस तरह से साबित होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो भाई इसका सिंपल वो कहता है कि जी जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 है, उसके तहत ये साबित किया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की। अब कानून शहादत ऑर्डर क्या है, इसको फ़िलहाल हमारे ना और सिलेबस का पार्ट है, और ये इतनी लंबी बहस है कि मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत भी है और टाइम भी है इतना, तो इग्नोर करें। सिंपल ये समझ लें कि यार कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जिस तरह एविडेंस को वैलिड एविडेंस या एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है उसी तरह से होगा। ठीक है, आगे वगैरह इन ऑर्डर टू प्रूव एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग द कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। मतलब कन्विक्शन वो उसका ऑफ एन अक्यूज्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। ये बात भी एक वैसे समझ लें, वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस से मुराद क्या है कि भाई जो आपने पाकिस्तान पीनल कोड में पीपीसी में लिखे हुए हैं कि यार ये चीज़ें, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसने एक्ट भी वो वाला खुद ही किया हो। देखो ना, अभी फॉर एग्जाम्पल उधर लिखा हुआ है कि फ्रॉड करना जुर्म है, कत्ल करना जुर्म है, चोरी करना जुर्म है। हो सकता है कि आपने खुद ये ना किया, आपने असिस्ट किया हो ना उन चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो वो कहता है कि ये नहीं देखा जाएगा कि उस बंदे ने क्या वो ऑफेंस जो असल जुर्म था वो खुद किया है। कहता नहीं उसको छोड़े, बस अगर ऊपर वाली 4 चीज़ों में उसने कुछ किया है ना तो उसको मैं ऑफेंस कंसिडर करूँगा। ठीक है, लास्ट ये वो उसने बता दिया कि प्रेडिकेट ऑफेंस से क्या मुराद है। ओके, आगे बस एक बात रहेगी, ये पनिशमेंट। अब पहले हमने पढ़ लिया मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, सही है, और उसमें हमने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी बात हमने कर ली कि वो कौन है, क्योंकि ज़ाहिर है इन दी एंड मनी लॉन्ड्रिंग के सूरत में पैसों को ही कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो पैसा कोई ना कोई बंदा तो डील कर रहा होगा, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जा रहा है। अनलेस आप कैश ही लेकर फिरते रहते हो, अब करोड़ों रुपया तो नहीं आप कैश में लेकर फिर सकते, आप उसको कभी गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, कभी आप बैंक में रखवाओगे, कभी आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखवाओगे, कभी आप हुंडी करवा के यहाँ से बाहर भिजवा दोगे, या वॉट एवर जो भी सिस्टम है। ठीक है, तो वो उन्होंने इसलिए आपको बताया। फिर उन्होंने बताया कि ऑफेंस होते क्या हैं, 4 तरह के ऑफेंसेज हम हमें पता लगे। अब वो आपको बताने लगे सज़ा क्या है। तो सज़ा भाई पेपर में अक्सर आती है, ये याद रखनी है। वो कहता है कि एक है जनरल प्रोविजन और एक है स्पेशल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन जो इंसानों के ऊपर लगती है, इंडिविजुअल्स के ऊपर लगती है, और स्पेशल प्रोविजन है जो कंपनीज़ के ऊपर, जो लीगल पर्सन पे लगती है। लीगल पर्सन ज़ाहिर इंसान नहीं है ना, सांस वगैरह थोड़ी लेता, उसको जेल तो नहीं हो सकती लीगल पर्सन को। ठीक है, उसकी ज़ाहिर एग्जिस्टेंस नहीं है उस तरह, तो उसके ऊपर और तरह की है। अब देख लेते हैं 2 तरह की भाई आपकी हो जाती है। जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन क्या है कि कोई भी बंदा जो भाई मनी लॉन्ड्रिंग करता है शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब क्या होता है, कैद बामुशक्कत। ठीक है, कैद बामुशक्कत क्या है कि उससे मुशक्कत करवाई जाएगी, अंदर कोई ना कोई काम लिया जाएगा उससे जेल में,
और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, वो सिंपल कैद होती है। अच्छा, पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड अप टू 10 ईयर। कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की कैद बामुशक्कत उसको करवाई जाएगी उस इंसान से जो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें से किसी भी ऑफेंस में आ गया। वो कहते हैं कि ये नहीं कह रहे कि ऊपर वाले में ज़्यादा है नीचे वाले कम, कहता है सारे ही बराबर हैं, ठीक है। तो भाई किसी के ऊपर भी आपको सजा हो सकती है। एंड दूसरे नंबर लेकिन कहता है अभी रुकना नहीं, रुको ज़रा सब्र करो। एंड लाइबल टू फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू 25 मिलियन रुपीज़, और 25 मिलियन तक का जुर्माना भी लगेगा। अब बात आपके माइंड में आएगी कि सर अगर हमने चीज़ चोरी की हुई है 50 मिलियन की, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट किया 25 मिलियन का जुर्माना हम हंस के दे देंगे। उसने साथ ही नीचे लिख दिया एंड लाइबल टू फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। सारों कहता है जो 50 मिलियन वाली चोरी की है वो प्रॉपर्टी भी हमें दे दो, वो भी दो, अगर वो नहीं है तो उतनी ही वैल्यू की कोई और प्रॉपर्टी दो। वो कहे लेट से अब अगला क्वेश्चन है वो भी नहीं है उसके पास, तो वो कहेगा फिर आपकी ज़ाहिर है वो सज़ा उतनी बढ़ा देते हैं। मिसाल तौर पे आपको सोचा है 3 साल की सज़ा देने का, 50 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी इस तरह कन्वर्ट की हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसने कहा यार 25 मिलियन तो जुर्माना पे करो, 3 साल की सज़ा है, 50 मिलियन वाली वो ले आओ, ठीक है। उसने कहा वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, वो तो भाई मेरे पास नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने पता नहीं आगे बांट बूट दिए, किधर गए पैसे, आई डोंट नो, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। या लेट्स से मेरे पास सिर्फ 10 मिलियन है, वो कहेगा कोई नहीं 10 मिलियन ला भाई, बाकी 40 मिलियन रहते हैं ना, चलो भी जज साहब कहेंगे 40 मिलियन की इसको और सज़ा दे दो। अगर नहीं है पैसे तो यही है, कानून में यही होता है कि भाई अगर पैसे नहीं है तो आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। वो कहेगा 3 साल की जगह 7 साल करो इसकी, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो वो इस तरह बैलेंस आउट कर लेंगे। बेसिक लीगल प्रोविजन क्या है भाई, इंसान अगर कोई इंडिविजुअल करता है कि एक तो है उसको 1 से 10 साल, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स की उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कैद बामुशक्कत हो सकती है। और एंड और नहीं है, एंड क्या है, अप टू 25 मिलियन, अप टू है ना, हो सकता है 1 मिलियन का, हो सकता है 5 मिलियन का हो, 10 मिलियन का, 15 मिलियन का, वट एवर, अप टू 25 मिलियन। फैसला किसने करना होता है, अदालत ने, आपको जुर्माना होगा। एंड थर्ड नंबर पे वो कहता है वो जो प्रॉपर्टी ली थी ना, ये ना होगा वही बेच के 25 मिलियन दे रहा, भाई वो प्रॉपर्टी भी दे हमें। अगर वो नहीं है तो उसी वैल्यू की, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या, उसी वैल्यू की कोई और प्रॉपर्टी हमें दो फिर। सही है, आगे बात समझ, ये हो गया। एग्जाम्पल देख लें, एन इंडिविजुअल कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड टू, यार ये सारा ऊपर वाला लिख दिया। तो ये आप ऊपर जिस तरह लिखा हुआ ABC करके वैसे भी याद कर सकते हैं, वैसे बेहतर ये मुझे तो एग्जाम्पल वाला ज़्यादा बेहतर लगता है, इसमें ये भी आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर स्पेशल पर्सन था, लीगल पर्सन था, फिर क्या होगा। वो कहता है इन केस ऑफ अ लीगल पर्सन, मतलब कि अगर कंपनी है, फर्म आपको पता है लीगल पर्सन नहीं है, कंपनी है, तो द फाइन मे एक्सटेंड अप टू 100 मिलियन रुपीज़। कंपनी ने भी तो हो सकता है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो भी तो चीज़ें एक्वायर करती है, सारा कुछ होता है। अगर कंपनी ने कोई 2 नंबर चीज़, कोई इलीगल चीज़ को एक्वायर किया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, एक्विजिशन की, ट्रांसफ़र किया हुआ है, पोजेशन, वही जो 4 चीज़ें हैं, तो उसको 100 मिलियन तक का उसको हो सकता है। इंडिविजुअल को 25 मिलियन तक का, कंपनी ने अगर किया तो 100 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है। और जो इसके डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह बीच में इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टर, CEO, CFO, सेक्रेटरी वगैरह, उनको वो कहता है कि नेचुरल पर्सन वाली के हिसाब से डील किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अब आप समझ लें कि अगर एक कंपनी है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ठीक है, तो पहले तो उस पर 2 तरह की प्रोविजन लगेंगी। एक प्रोविजन लगेगी उस पर स्पेशल वाली, अगर कंपनी ने की हुई है, वो क्या होगी कि वो उसने भाई जुर्माना पे करना है अप टू फाइन अप टू ₹100 मिलियन, ठीक है। लेकिन साथ ही क्योंकि वो एक लीगल पर्सन थी और जाहिर है उस, मतलब लॉजिकल बात है ना, वो खुद तो नहीं सारा कुछ किया, किसी ने तो साइन शाइन किए होंगे ना डॉक्यूमेंट्स के। लीगल पर्सन कंपनी है, उसको कौन सा पता लग गया कि ये इलीगल चीज़ है क्या है, उसके डायरेक्टर्स वगैरह को पता होगा ना। तो उसके जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स से मुराद क्या है, डायरेक्टर, CEO, CFO, सेक्रेटरी वगैरह, जो बड़ी टॉप मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, वो जो बंदे हैं उनके ऊपर जनरल प्रोविजन भी लगेगी, ठीक है। जनरल आपकी क्या होगी, वही फाइन अप टू ₹25 मिलियन, ये हो सकता है। एंड आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस लाजमी लिखना है, अप टू फ्रॉम 1 to 10 ईयर्स, इसके अंदर हो सकती है। एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी, वैसे तो प्रॉपर्टी इधर पड़ी होगी ना इसके पास, कंपनी के नाम पे थी, जो कंपनी की होगी तो उधर से ले ली जाएगी, ठीक है। तो भाई ये दोनों चीज़ें लगेंगी अगर कंपनी है कोई, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है सिर्फ नीचे वाली जनरल प्रोविजन वाली चीज़ें लगेंगी।
ठीक है भाई, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आपने पूछ लेना है। बड़ा अहम था ये, इसमें से मुझे लग रहा है कि इस बार आ जाना है, तो ज़रा प्लीज़ ख्याल करना है आपने, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र ये जो होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, वो जो है बड़ी आम हो गई है पाकिस्तान के अंदर भी। कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। कैश कम अब लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि मैं तो खुद मोस्टली या तो वही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, या कई बार वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैश इतना कैरी करने की आदत नहीं रही अब, ठीक है। तो उसके क्या लॉज हैं वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ पूछ लेना। मिलते हैं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।